मैं सीमा शर्मा लिटिल थेस्पियन के 20वें रंग अड्डा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये रंग अड्डा परिकल्पना है हमारे अजहर आलम सर और उमाली दीदी, जो 2 वर्ष लगभग दूसरे वर्ष के 8 महीने गुजार चुका है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और दिन पर दिन अगर मेरी दृष्टि में इसका आकलन किया जाए तो इसमें निखार आ रहा है। नई पीढ़ियां जुट रही हैं और नए लोग जो अपने हुनर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनको तराशने का कार्य मदद कर रही हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत आज करेंगे। मौसम का मैं श्रीता कुमारी टीम व्यक्तिगत कॉलेज की 3य वर्ष की छात्रा हूँ। मैं धर्मवीर भारती जी की जीवन परिचय और साथी परिचय के बारे में आप लोगों के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद परिवार को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1946 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD किया और हिंदी में सर्वोच्च अंक हासिल करने के लिए चिंतामणि घोष पुरस्कार जीता। इस अवधि के दौरान धर्मवीर भारती अभ्युदय और संघ पत्रिकाओं के उप संपादक थे। उन्होंने 1954 में डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा के अधीन सिद्ध साहित्य विषय पर अपनी PhD पूरी की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के व्याख्याता नियुक्त हुए। 1950 का दशक भारती के जीवन का सबसे रचनात्मक काल था। इस चरण के दौरान उन्होंने कई उपन्यास, नाटक, कविताएं, लेखन और आलोचनात्मक रचनाएं की। 1960 में उन्हें टाइम्स ग्रुप द्वारा लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का मुख्य संपादन नियुक्त किया गया और वे बम्बई चले गए। वह 1987 तक धर्मयुग की संपादक रहे। इस लंबे दौर में ये पत्रिका देश की सबसे लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक बनी और हिंदी पत्रकारिता में नई ऊंचाई तक पहुंची। एक फील्ड रिपोर्टर के रूप में भारती ने व्यक्तिगत रूप से भारत पाक युद्ध को कवर किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की मृत्यु हुई। इनकी विचार मैं संध्या राम छात्रा कॉलेज से आप सभी के समक्ष धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित नाटक अंधा युग का आलेख मैंने तैयार किया। उस पर मैं अपनी बात करूँगी कि युद्ध की विभीषिका, कि युद्ध तो होता है लेकिन युद्ध का परिणाम आखिर क्या होता है, उस पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूँगी और नाटक के जरिए थोड़े थोड़े कैरेक्टर की भी बातें रखूँगी। अंधा युग नाटक की रचना एक पौराणिक घटना को वर्तमान के साथ यथार्थ को जोड़ने की कोशिश की है भारती। और इस नाटक को हम गीतीय नाटक भी कहते हैं क्योंकि इसमें लोकगीत का मिश्रण है। संपूर्ण नाटक को एक सूत्र से दूसरे सूत्र में बांधता है जो हमें कथा के मार्ग से भटकने नहीं देता। भारती जी का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा को दोहराना नहीं अपितु उसे आज के संदर्भ में प्रस्तुत करना। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध 18वें दिन के संध्या समय से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक का समय इस नाटक में रेखांकित किया गया है। भारती जी ने किया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा मलिक है और मैं खिदरपुर कॉलेज की 3य वर्ष की छात्रा हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 घंटे के हिस्सा बनने का मौका दिया। तो मैं नाग गोडस का परिचय पढ़ूंगी। नाग गोडस का जन्म 19 दिसंबर 1939 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अम्बाह कस्बे में हुआ। इन्होंने भौतिकी में MSc तथा PhD की उपाधियों के साथ ग्वालियर के माधव अभियांत्रिकी एवं विज्ञान संस्थान में अध्यापन का कार्य किया। ये कई वर्षों तक राजनीति में रहे और ट्रेड यूनियन आंदोलन की सक्रियता के दौरान एक बार जेल की यात्रा की, लेकिन इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही रही। इनके प्रमुख नाटक है अम्मा तुझे सलाम, खूबसूरत बहू, 3 टप्पर, कृति, नर नारी उर्फ बाबा लोचनदास। इसके अलावा भी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बीहड़, मैनिफेस्टो तथा पैजामे में आदमी। इनमें से कुछ
विभिन्न शहरों में मंचित भी हुए, जैसे खूबसूरत बहू के अलावा राणा की रंगमंडल द्वारा नर नारी बाबा लोचन दास। उनका निधन 17 दिसंबर 2003 में हुआ। मैं अमृता कुमारी खिदीपुर कॉलेज से प्रथम सत्र की छात्रा एक आलेख पाठ करूंगी जिसका शीर्षक है खूबसूरत बहू नाटक में स्त्री अस्मिता। हमारे देश में सुंदर स्त्री होना गुनाह है क्योंकि वह पुरुषों की भूख बन जाती है। पुरुष उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और जीना दुभर कर देते हैं। यह स्थिति गांव से लेकर शहर तक है। अपनी खूबसूरती के कारण स्त्री भी सड़क पर, कभी गली में तो कभी ऑफिस में ऑफिसर का शिकार बन जाती है। अपनी सुंदरता के कारण स्त्री को पुरुष पाना चाहता है। जब स्त्री इसका विरोध करती है तो उन पर एसिड किए जाते हैं, जिसके कई किस्से भारत में मौजूद हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को समाहित करता है नाटक खूबसूरत बहू। सुमन अपनी गोरे चेहरे के कारण बिना दहेज के साथ हरि के साथ ब्याही जाती है। विवाह होने के उपरांत उसके गांव के भद्र पुरुष उसे गलत निगाहों से देखते हैं, उसे रास्ते पर छेड़ते हैं। सुमन के थप्पड़ मारने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इस तरह सुमन को उसका पति कभी अकेले बाहर जाने नहीं देता। सिद्धार्थ करने खिदीपुर कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी के सामने मनोज मित्रा की जीवन परिचय और साहित्य परिचय। मनोज मित्रा एक प्रमुख बंगाली नाटककार हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1938 में पूर्वी बंगाल के खुराना के गुरियार गांव में हुआ। वह अंतिम रूप से एक अखिल भारतीय व्यक्ति के रूप में हुए। उनके कई कार्यों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में उनके उत्कृष्ट चरित्र अभिनय ने उनके चेहरे को बंगाल में व्यापक दर्शकों के बीच परिचित और पसंदीदा बना दिया। मनोज मित्रा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया, जहां उन्होंने कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज में अपने आखिरी दिनों के दौरान उन्होंने अपने दोस्त पार्थ प्रतिम चौधरी और अन्य लोगों के साथ मिलकर सुंदरम नाम से एक थिएटर ग्रुप बनाया। स्कॉटिश चर्च में ही उन्हें रंगमंच की शिक्षा मिली। कॉलेज में नियमित शो होते थे जहाँ बादल सरकार, रुद्र प्रसाद सिंह और अन्य छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया और डायरेक्टर के लिए शोध शुरू किया। लेकिन तब तक उन्होंने थिएटर और फिल्म निर्देशक पार्थ प्रतिम चौधरी जैसे दोस्तों ने सुंदरम समूह की शुरुआत कर दी। उन्होंने सूरी विद्यासागर कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया और बाद में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में नाटक विभाग में शामिल हो गए, जहाँ वे विभाग के प्रमुख बने और विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त रहे। लेकिन तब तक वह पश्चिम बंगाल के अग्रणी नाटककार थे। वह नाटकों में लेखन, निर्देशन और अभिनय कर रहे थे। उनके पहले नाटक मृत्यु चोखे जौल में उन्हें राज्य व्यापारी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1998 में बांग्लादेश और भारत दोनों द्वारा निर्मित फिल्म होटल दृष्टि अचानक बारिश में भी भावपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं पार्वती आज आप सभी के सामने मनोज मित्रा द्वारा लिखित नाटक अलका, जिसका मूल नाम है अलका नांदेड़ पुत्र कन्या, जिसका अनुवाद किया है उमा चंद्र द्वारा ने, हमारी मैम। और इस नाटक के बारे में जो मुझे कहना है, मनोज मित्रा के नाटक में सामाजिक प्रासंगिकता। हाल ही में आपने एक घटना हुई थी यादवपुर यूनिवर्सिटी में कि एक बच्चे ने, इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र, रैगिंग के कारण आत्महत्या उसने कर लिया था। तो वो जो आत्महत्या उसने किया, जो रैगिंग से वो परेशान हुआ, उस जैसे पात्र का प्रतिनिधित्व करता है शुभ इस नाटक में, अलका में। तो अलका नाटक में मैं सीधा शुभ से ही अपनी बात करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि सामाजिक प्रासंगिकता की जब हम लोग बात करेंगे तो समाज में कई सारे पात्र हैं, कैरेक्टर हैं,
माँ है, बेटा है, बेटी है, कई सारे लोग हैं। ठीक वैसे ही शुभ जो है एक युवा छात्र के संघर्ष की कहानी है। उसके बाद मानसी जो है विवाह होने के बाद ससुराल में किस तरह प्रताड़ित होती है उसकी कहानी है। एक माँ और पिता जिनके अपने संतान नहीं है लेकिन वो गोद लेते हैं और गोद लेने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां आती है, जब उन्हें बार बार कहा जाता है कि वो उनके अपने बच्चे नहीं है इसलिए वो भेदभाव कर रहे हैं, तो उस व्यथा को वहां पर स्थान दिया गया है। तो एक स्त्री बल की कथा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस नाटक में बहुत कहते हैं कि केंद्र पात्र जो बहुत ज्यादा छूता है वो अलका और रजनीनाथ का। अलका जो 46 से 50 वर्ष के बीच की आयु की स्त्री है और वो अपने बच्चों के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रही है, लेकिन वो बच्चे अपनी माँ अपने पिता को वो सुख नहीं दे पाते, विशेष करके शुभ, क्योंकि वो मान ही नहीं पाता कि ये अपने माँ पिता है। और ये अपने माँ पिता ना मानने के कारण जो अलका जो माँ है और जो रजनीनाथ है उनका जो दुख है वो किसी भी पाठक को झकझोर के रख देता है। और हमारे समाज में अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे ज्यादा हम अपने आज के जीवन में अपने माँ पिता को उपेक्षित करते हैं। तो उस माँ पिता के दर्द को यहाँ पर बयां किया गया है जो हमें सीधा सीधा अपने समाज से कनेक्ट करता है। तो सामाजिक परिदृश्य इसमें कई तरह से उभर कर आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी शुभ, जो उसमें पात्र है युवा छात्र है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है और पढ़ाई के लिए वो बाहर हॉस्टल में रहता है, लेकिन किसी दोस्तों की संगति के कारण किसी बुरे एक नशा की चंगुल में फंस जाता है, क्योंकि वो फंसाना। यहाँ पे मुझे नहीं पता था किसी को मैम भी आज ही मिल जाएंगी मुझे। मैं नाम सपना खरवार है और मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय एमए की क्लास 10 की छात्रा हूँ। और मैम को और शिफ्या मैम को, साथ ही मौसमी दीदी भी आ चुकी हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार मैं कृष्ण चंद्रन की साहित्यिक परिचय आप सभी के सामने रखूंगी। कृष्ण चंद्रन का साहित्यिक परिचय। हिंदी व उर्दू के प्रसिद्ध कृष्ण चंद्रन लघु कथाओं और उपन्यास के लेखक हैं। उन्होंने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से प्रगतिशील साहित्य का नेतृत्व किया। वे कहानियों और उपन्यास के अतिरिक्त नाटक, स्क्रीन प्ले, टिप्पणियाँ भी लिखा करते थे और जिसमें उन्हें असीम प्रसिद्धि मिली। उन्हें साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1979 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कृष्णचंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 को राजस्थान के शहर भरतपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम गौरी शंकर चोपड़ा था, जो एक मेडिकल ऑफिसर थे। कृष्णचंद्र को स्कूली शिक्षा के दौरान ही साहित्य में बहुत लगाव था। वे उसी अपने कम उम्र से ही साहित्यिक रचना के क्षेत्र में जुड़ गए थे। 1930 के दशक में उन्होंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से अध्ययन किया और कॉलेज हाउस पत्रिका के अंग्रेजी अनुभाग का संपादन भी किया करते थे। उसके बाद उन्होंने पत्रिका के उर्दू अनुभाग से भी जुड़े और उस उर्दू अनुभाग से संपादन के साथ ही 1932 ईस्वी में अपनी पहली लघु कहानी साधु का प्रकाशन किया, जिससे ये देखो, ये कश्ती मोहब्बत के इंतजार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी है, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की मुंतजिर, तुम्हारी मुस्कुराहट की मुंतजिर, इंसान तो इंसान के चाहने की आरज़ू की मुंतजिर। ये पूरे चांद के हुसैन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतजिर है। नरम नरम बहुत मीठी है ये खुबानियाँ। ये हमारे आंगन के पेड़ का है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सूर पर मीठी खुबानियाँ होती हैं कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती है। ये लो, कितनी सुंदर सुंदर खुशबू है ना, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ
शफाफ मोतियों से और जायके में बेहद शीरी। ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं। हाँ, बेहद मीठे हैं। पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के और मक्की आग से छुपा कर। हाँ, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे हैं। जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, जोड़ी के बीज बोए थे, बादल ने पानी दिया था, जब जमीन में सब रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें मैंने लड़ाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सुरों पर सीढ़ियां निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी। मैं मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी। तब मैं ना था, लेकिन भुट्टे के अंदर दाने पैदा हो रहे थे। नरमो नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया। पुख्ता और सख्त। भुट्टों की मूंछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आंखों में स्याही माई होती गई। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं तब भी यहाँ नहीं था और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तुमने अपने सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपाकर सैनिक के लिए अलग रख दिए। जब मैं ना था, धरती थी, तकलीफ थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। आज तुम हो। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं देखी। ये जादू कुछ और है जिसने पूरे चांद की रात को इन दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गए। 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले दोनों घूमते रहे, दुनिया वो माफिया से बेखबर। फिर आशिक ने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और दोनों रहने लगे। वो 1 महीने के बाद आशिक श्रीनगर गया, ये वादा करके कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। ना जाओ ना, जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अरे पगली, फिक्र मत कर। आज से तीसरे दिन हम कश्ती में बैठकर खाना खाएंगे। तू बस खाना बनाकर तैयार रखना। फी अमान अल्लाह। ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की बिहार में डिस्टर मोटर गाड़ी से बैठकर अपने फ्लैट वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर वो भी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो ऐसी जैसी तुम। उसके लिए तो कोई बार घेर कर ही लाना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों ने मुझे घेरा था। तुम्हारे तो जैसे सुखा के पर लगे हैं। हाँ, नहीं तो अब रहने दो, मेरा मुंह ना खुलाओ। अरे कहाँ बात ना चला सुधा की, मगर बात कहीं नहीं बनी। पिछले वाले लड़के को तो इतनी मुसीबत से पटाया था कि वो खुद सामने से चल के आया सुधा को देखने, मगर किस्मत सुधा उसे भी पसंद नहीं। लड़का भी मार कौन खुद बड़ा अच्छा था, मुँह चेचक मारा, ठीक ना सा उस पर हकलाता था जामुन का जर्रा, मगर गोरी लड़की चाहिए कल्लू है को। सुधा बड़ी अजीब लड़की थी। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर अपने दिल में उसने एक चमकती हुई जिंदगी छिपा रखी थी, जैसे जिस तरह लाल गुदड़ी में छिपा होता है। अरे तूने कैसी बेटी जन्मी है, जब देखो चुप रहती है, जब देखो नजरें झुकाई रहती है, जब देखो काम में जुटी रहती है। अरे कपूर साहब की बेटी है, जब देखो कुछ बुलाती रहती है, घर को गुलिस्तान रखती है। और एक हमारी सुधा। उन बच्चियों की तो बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपए घर लाता है। मेरी बच्ची तो सिर्फ 2 कमीज है और कपूर साहिब की लड़कियों ही देख। लड़कियां दिन में ही 2 सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है? और तोताराम, वो तो मुझसे कम कमाता है, जानती हो। अगली सर्दियों में उसकी बेटी की भी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया है उसने। हाँ, तोताराम बता रहा था कि उसकी बेटी ने अपने लिए वर पसंद
कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। साला मैंने भी सोचा था कि कॉलेज जाएगी तो शायद अपने लिए कोई बार पसंद कर ले, मगर ऐसा रूखा सूखा मुंह लेके जाती है। अब तुम ही बताओ कौन पसंद करे इसे? नहीं तो किसने भी हरारत किया है। 134 के अपने बंद हो जाएगा। और शादी का दहेज, दहेज का सोना, हर जरूरी बात को तय कर आया हूँ। अब सुधा को बस इतना समझा देना कि उनके सामने अच्छे से ढंग से तैयार होकर आए, इतना हो जाएगा ना? लड़की का नाम मोती और वाकई शक्ल और सूरत में मोती की तरह उजला और खूबसूरत था। अपनी होने वाली बीवी को मिलने आया था देखने। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके शाह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सुधा को देखने के बाद दूसरे ही दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं है। लड़की पसंद नहीं है और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकौड़ी जैसी नाक नहीं देखता और अपने हफ्सियों जैसे घुंघराले बाल भी नहीं देखता। उसकी बहनों को भी देखो, एक तो भेंगी थी भेंगी, सफा भेंगी, दूसरी बॉर्डर सुर्खियों की मारी, सूरत से चुहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे तुमने जैसे बनिए की भोई की भोसड़ी। लड़की पसंद नहीं। ना जाने कौन शादी करेगा अपना